हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, किसे कहते हैं, किससे बने होते हैं तथा इन राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब हुआ कि आरएनए प्लस प्रोटीन, और आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसीलिए कहा गया राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स आरएनए प्लस प्रोटीन, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब आइए देखते हैं, राइबोसोम की खोज पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम की खोज पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी, तो पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था सन 1955 ईस्वी में। यह आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, राइबोसोम पाए कहां जाते हैं, तो कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफी बड़ी संख्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका पर लगी रहती है। मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, तो वहां हमने आपको बताया था दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला आरईआर तथा दूसरा रफ आरईआर तथा दूसरा एसईआर। तो आरईआर पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही वो आरईआर या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था। तो देखिए, कुछ राइबोसोम जो है वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफी बड़ी संख्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं पर लगी रहती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चित्र में कुछ इस तरीके से। आगे देखिएगा, राइबोसोम का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, आरएनए तथा प्रोटीन से होता है, और इसीलिए क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे कि आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम का निर्माण होता है, या आप कहेंगे कि राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। अब देखिएगा कि ये जो राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं तथा ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तथा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा दिया है चैप्टर, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहां से देख लीजिए। और क्लोरोप्लास्ट पर जल्द ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी। अब देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं राइबोसोम का, संरचना देखते हैं कि राइबोसोम की संरचना किस तरीके से होती है। तो आप स्क्रीन पर फिगर साथ साथ देखें चलिए। तो राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, ये सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। इनका व्यास जो होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इनका व्यास कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम्स का व्यास या डायमीटर कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रत्येक राइबोसोम दो उपिकाइयों का बना होता है जिनमें छोटी व बड़ी उपिकाइयां शामिल होती हैं। दो उपिकाइयों का बना होता है जिनमें छोटी व बड़ी उपिकाइयां शामिल होती हैं। कुछ इस तरीके से राइबोसोम्स बनते हैं। इसमें एक छोटी उपिकाई होती है तथा ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बड़ी उपिकाई होती है। अब देखेंगे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा, राइबोसोम आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है राइबोसोम्स का वो 70S राइबोसोम, तथा जो दूसरा प्रकार होता है वो 80S राइबोसोम होता है। अवसादन गुणांक क्या होता है, अभी आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम आपको बताएंगे कि अवसादन गुणांक क्या होता है।
अब तो हमने देखा प्रकार। अब जाइए सबसे पहले हम देखते हैं 70S राइबोसोम्स के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 70S राइबोसोम्स के बारे में। तो ये सबसे पहले पाई कहाँ जाएंगी? ये प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ देखिए, ये सबसे पहले तो पाई जाएंगी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों की कोशिकाओं में। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के सेल्स में। प्रोकैरियोटिक जीवधारी कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में BGA कहते हैं। जितने भी जीवधारी होंगे जो कि प्रोकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, तो उनमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के अलावा यूकैरियोटिक जीवधारियों के किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान से सुन लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाएंगे। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट और किसके? यूकैरियोटिक जीवधारियों के। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक अस्पष्ट होता है या अविकसित होता है और उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है और क्लोरोप्लास्ट भी एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। कौन से राइबोसोम? 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। किसकी तुलना में? 80S राइबोसोम की तुलना में 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। अवसादन गुणांक 70S होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? 70S राइबोसोम पड़ गया। अब अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये जो एंड में S लगा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। अवसादन गुणांक क्या होता है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं ये जो 70S राइबोसोम होता है ये दो उप इकाइयों में मिलकर के बना होता है, 50S तथा 30S। अब आप सोच रहे होंगे कि 50S तथा 30S तो मिल करके तो 80 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 70S राइबोसोम है, तो इसे गणित की दृष्टि से ना देखिए, ये अलग होता है। तो इसमें दो उप इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी उप इकाई? एक होती है 50S उप इकाई तथा दूसरी होती है 30S उप इकाई। आप फिगर में देख रहे हैं राइबोसोम 70S वाला। अब आइए बात करते हैं 80S राइबोसोम्स के बारे में। 80S राइबोसोम देखिए ये आकार में बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? 70S राइबोसोम की तुलना में। इनका अवसादन गुणांक कितना होता है? इनका अवसादन गुणांक 80S होता है, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? 80S राइबोसोम कह दिया गया। ये केवल यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि 80S राइबोसोम किस में पाए जाएंगे, तो यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाएंगे। इनमें दो इकाइयाँ होती हैं। पहली उप इकाई जो होती है वो 60S होती है तथा जो दूसरी उप इकाई होती है वो 40S होती है। ठीक है, और 70S में आप क्या देख रहे थे? दो इकाई 50S तथा 30S देख रहे थे। अब आगे देखिएगा, अब हम आपको बताएंगे कि अवसादन गुणांक क्या होता है। हम क्या बताएंगे आपको? अवसादन गुणांक क्या होता है, किसे कहते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं या अवसादन किसे कहते हैं। तो राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष यंत्र प्रयुक्त होता है। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र प्रयुक्त होता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अगर आप से कोई पूछे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो राइबोसोम के अध्ययन में, या कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम के अध्ययन के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र प्रयुक्त होता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। राइबोसोम का एक घोल लिया जाता है और इस घोल को विशेष प्रकार की नलियों में डालकर जब तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न आकारों के राइबोसोम भिन्न भिन्न गति से नली की तली पर बैठते हैं। तो जिस गति से भिन्न भिन्न आकार के राइबोसोम नली की तली पर बैठते हैं, इसी गति को क्या कहते हैं भैया? इसी गति को कहते हैं अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब इसकी जो मापने की इकाई होती है, इसकी मापन इकाई को क्या कहते हैं? क्या? स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को, और इसी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की मदद से जो गति आप
आपको दिखाई दे रही है, नली की तली पर जो भिन्न भिन्न आकारों के राइबोसोम आकर के बैठ रहे हैं और उसी गति को अवसादन गुणांक कह रहे हैं। तो इसी के कारण ये जो आपको यस दिखाई दे रहा है बार बार, यस यहाँ भी देखा गया, आपने देखा यहाँ भी यस देखा, यहाँ भी यस देखा, तो यस का फुल फॉर्म जो है स्वेडबर्ग यूनिट है और इसी को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आपको एक और महत्वपूर्ण देखिएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की खोज किसने की थी? तो थियोडोर स्वेडबर्ग ने की थी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की खोज थियोडोर स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसी से जो डेरिवेट करते हैं हम लोग वो स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अब आइए देखते हैं राइबोसोम के प्रमुख कार्यों को। राइबोसोम के प्रमुख कार्यों को, तो राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में राइबोसोम सहायता करता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो आई होप आज की यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।